बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम लोगों ने आज का टारगेट है मार्च 2022 का पेपर डिस्कस कर लें कम्प्लीटली, और फिर हमारा कल जो है एक डिस्कशन हो जाएगी सितंबर की, एंड देन हमारा एक वाइंड अप प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वो एक ही दिन में वो सारे वो जो छोटे छोटे से सवाल हैं पहले आते हैं वो कर लेंगे। लो जी, चलते हैं। हमारा पेपर है जी आज का स्प्रिंग का पेपर। जैसा मैंने कहा, हम आज का पेपर ये डिस्कस करते हैं स्प्रिंग का। और क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं वो नहीं करेंगे। 2 डिस्कस कर चुके हैं, 3 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप एक दफ़ा गौर करें तो हमने रेलिवेंट चैप्टर के साथ, हाँ, हम नाम डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर हमने कहाँ डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो तो कैंसलेशन ऑफ शेयर के ऊपर हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था जब हम चैप्टर नंबर 5 में थे, शेयर कैपिटल के चैप्टर में। तो उससे एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन आई कैप ने एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्ड किया था। तो इनफैक्ट ये वहाँ से बिल्ट हुआ था, तो ये हमने डिस्कस किया था। फिर इसी तरह प्रैक्टिस जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर आपको याद हो तो हमने ये भी शेयर होल्डिंग के हवाले से डिस्कस किया था कि सब्सिडरी क्या है और ब्ला ब्ला ब्ला। एक ट्रांजैक्शन हो रही थी, तो वो ट्रांजैक्शन कैसे एग्जीक्यूट होगी। तो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर चैप्टर नंबर 10 था जी हमारा इन्वेस्टमेंट्स का, उसके हवाले से ये कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 से। ब्लश पाकिस्तान लिमिटेड, BPL। अच्छा, मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा इंपॉर्टेंस बताई थी कि चैप्टर क्वेश्चन पढ़ने का, पास पेपर पढ़ने का अंदाज ये होगा कि कंपनी का नाम और कंपनी का स्टेटस बड़े गौर से पढ़ा करेंगे, क्योंकि ये हमें बहुत सी चीज़ें गाइड किया करेगा, ठीक है जी। ब्लश पाकिस्तान लिमिटेड, BPL इज अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी मैनेज्ड बाय IPL उसे मैनेज करता है, आइवरी प्राइवेट लिमिटेड। BPL हैज बीन यूजिंग अ स्पेशलाइज्ड रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इट्स मेन प्रोडक्ट. In order to meet its future raw material requirement, BPL is considering to grant an interest free loan. BPL का दिल कर रहा है कि मैं इंटरेस्ट फ्री लोन दे दूं, ठीक है जी, इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, 2 सालों के लिए, टू इट्स सोल सप्लायर, अपने सप्लायर को, JPL को, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन करने जा रहा है BPL और JPL, अगर आपको समझ आ रही है तो। फॉर एक्सपेंशन ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, BPL JPL को अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के लिए कह रहा है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये एक लाइन है, JPL इज ऑल्सो मैनेज्ड बाय IPL। सो इंपॉर्टेंट बात तो ये हुई। फिर इसका मतलब सबसे क्या क्या हुआ है जी, इनफैक्ट देखा जाए तो BPL और दूसरी साइड से जी JPL है, ये इसमें इन्वेस्ट करने जा रही है, राइट। और JPL को भी, इन दोनों का ड्राइवर कौन है? ड्राइवर इन दोनों का IPL। तो क्या कंक्लूड कर लिया आप लोगों ने? क्या हुआ फिर? ये कॉमन कंट्रोल। तो क्या कहूं इन दोनों को आपस में? एसोसिएटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी भी कहा जाता है, शाबाश। लेकिन रिलेटेड पार्टी के हवाले से, अच्छा वैसे ये बात बड़ी दुरुस्त है, रिलेटेड पार्टी की तरफ भी तो लीड कर सकते हैं और उसकी ट्रांजैक्शन की तरफ। तो फिर हम रुकें क्यों इन्वेस्टमेंट में? उसकी रीज़न ये, शायद मैं इस साइड से एग्जामिनर को, यानी इस पॉइंट, हालांकि ये भी कोई वैलिड रीज़न नहीं है मेरी, बहुत, मैं अगर सच बोलूं तो मेरी ये बहुत बड़ी कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि मैं इस वजह से, इस इंटरेस्ट वाले पॉइंट के, वो एक इंटरेस्ट फ्री लोन देने जा रहा है एसोसिएटेड कंपनी को, तो मैं यहां पे रुक जाऊं। नहीं, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इस पॉइंट की वजह से शायद अपने आप को लिमिट कर रहा हूं। हालांकि अगर यही क्वेश्चन CA फाइनल का होता तो वो यहां पे क्वेश्चन के एंड पे आपको बता रहा होता कि आपने किस जगह से आंसर नहीं करना, ठीक है। सो मैं इस पॉइंट के ऊपर आकर शायद अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी के दरमियान, या यूं कहूं एसोसिएटेड कंपनीज के दरमियान की ट्रांजैक्शन है, और ट्रांजैक्शन भी लोन की है। तो सवाल क्या लिखता है? डिस्कस द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, दे आर रिक्वायर्ड टू बी, सॉरी, डेट आर रिक्वायर्ड टू बी, प्रोविजन बताइए, डेट आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद बाय दी BPL को कौन सी कंडीशंस मीट करनी है वो बताइए प्लीज। ये वो कहना चाह रहा है विद रिस्पेक्ट ऑफ दी अबव लोन के हवाले से। तो मेरा ख्याल है ये चैप्टर नंबर हमारा 10 था, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड, चैप्टर नंबर 10 है जी हमारा। कौन सा? जरा मुझे कंटेंट बताइए प्लीज।
इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर 10 है मेरा ख्याल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर में से साथ साथ आप बेशक बुक भी खोलें ताकि आप लोगों को समझ आए कि आपने कहां से कितना आंसर लिखना है। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट क्यों उसने कहा? डिस्कस करें प्रोविजन दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद द बाय बीपीएल। बीपीएल को कंप्लाई करनी है, नॉट अबाउट द डायरेक्टर्स। उसने कोई डिस्कस नहीं किया इंटरेस्टेड है। उसने कहा मुझे बताइए कंपनी को क्या कंप्लाई करना पड़ेगा इफ दे आर कंसिडरिंग टू ग्रांट एन इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर टू इट्स सोल सप्लायर। ये एक ट्रांजैक्शन है जो बीपीएल करने जा रही है। तो फिर कहां पे जाएं हम जंप करके फौरन से पहले कि भाई इन्वेस्टमेंट बेशक जिस मर्जी रूप में हो, लोन के रूप में होगी तो ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। आइए जरा प्लीज लोन वाले चैप्टर पे। तो ये देखिए जरा साथ साथ प्लीज ये भी फोकस किया करें, मार्क्स चेक करें। 7 मार्क्स, इसका मतलब आपको बताना पड़ेगा कि अगर ये ट्रांजैक्शन करनी है तो फिर सबसे पहला काम, इंपॉर्टेंट मोटा मोटा काम क्या करना पड़ेगा अगर ये पहली ट्रांजैक्शन करनी है तो? जी, अगर ये ट्रांजैक्शन करनी है तो अगर हम नहीं सहारा लेते अभी बुक का, और मुझे बताइए अगर ये ट्रांजैक्शन करनी है तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं नहीं, ये नहीं बताना पड़ेगा, हमें ये कहना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। मेंबर याद है आपको कि अगर आपने वैसे तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो डायरेक्टर कर ले, लेकिन अगर ये एसोसिएट है तो स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द मेंबर्स चाहिए होगी। फिर एक और बात भी उसने कही थी, उसने कहा अगर ये लोन होगा तो एग्रीमेंट साइन होना चाहिए, एग्रीमेंट के अंदर वो सारी बातें लिखी होनी चाहिए, रीपेमेंट क्या होगी, देखिए वो बातें याद आई, नेचर, रीपेमेंट कब होगी, इंटरेस्ट क्या होगा, पर्पस क्या है, क्यों दे रहे हैं। और फिर बोरिंग कॉस्ट के ऊपर भी एक प्रोविजन थी कि आप इंटरेस्ट चार्ज कितना करेंगे, नॉट लेस देन द बोरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी। बिल्कुल समझ आ रही है बातें? तो वो बातें वो आपसे पूछना चाह रहा है यहां पे। क्लियर हुई बात? तो ये क्वेश्चन वहां से फ्रेज किया। जी 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 जी। और इसके अलावा उसमें क्या लिखोगे जरा पढ़ो। अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी तो फिर डेफिनेटली, अब देखो ना, ये मैंने यही कहा, ये सवाल खाली ऐसे नहीं होगा कि आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड खाली इतना सा आंसर लिख दें। आप मजीद बताइए कि स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार के साथ फाइल करनी है कि नहीं करनी? वो भी तो फाइल करनी है। आर्टिकल में भी उसकी कॉपी लगानी है कि नहीं लगानी? जी लगानी है वो भी कॉपी। इसका मतलब मैं कुछ बातें शायद इस चैप्टर से नहीं लिख रहा जो जेनेरिक हैं। मेरी बात समझ आ रही है? जिस तरह मैंने 2 बातें बताई जो, जिस तरह अभी हम यहां पे वापस आते हैं, एग्जैक्टली प्लानिंग, ये मैं प्लानिंग कर रहा हूं, ये मैं भी यही प्लानिंग कर रहा हूं। आप अगर गौर करो 1 2 3, ये मैं प्लानिंग कर रहा हूं, तो आप भी प्लानिंग कीजिए। यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि प्लानिंग, जिस तरह मैं आप थर्ड पॉइंट प्लान किया, मैंने यहां पे थर्ड पॉइंट प्लान किया जी कि मैं बोरिंग कॉस्ट के बारे में लिखूंगा। नंबर 4 पॉइंट मैंने प्लान किया कि आपने कहा गवर्नमेंट वाली बात भी लिख देंगे। नंबर 5 मैंने पॉइंट प्लान किया कि मैं स्पेशल रेजोल्यूशन की फाइलिंग भी डिस्कस कर लूंगा। नंबर 6 मैंने प्लान किया कि मैं ड्यू डिलीजेंस वाली, वाह शाबाश, देख के बोला बेटी ने, लेकिन ठीक है अच्छी बात है। ड्यू डिलीजेंस वाली बात भी कि डायरेक्टर जो है वो ड्यू डिलीजेंस, जो इन्वेस्टिंग कंपनी के डायरेक्टर हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ड्यू डिलीजेंस। तो बेटा ये प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बेटे, आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा तो ये बात। एग्जाम्पशन क्यों? क्या मतलब, क्या लिखना चाहोगे मुझे बताओ, मुझे नाम लेके बताओ। नहीं नहीं नहीं, उस तरफ मत जाओ, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हमें वो कह रहे हैं ना कि क्या करेंगे, तो हम तो उस तरफ जाएंगे जो करेंगे हम रीजनेबल बातें हम ढूंढेंगे। फिर इसके बाद मैंने कहा यहां पे एक बात लिखी जा सकती है कि स्पेशल रेजोल्यूशन की फाइलिंग के बाद रजिस्ट्रार के साथ जो फाइलिंग है उसकी तरफ बात आ सकती है, हम लोग उस तरफ जा सकते हैं। तो बातें समझ आ रही हैं बेटे? अब इसका सोल्यूशन वैसे देखने की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है हम लोगों ने इनफ डिस्कशन के लिए। मैं आपको सिर्फ आपको ऐसा ऐसा लोकेट करना सिखा रहा हूं कि किस तरह क्वेश्चन को हम ट्रिक किया करेंगे, किन पिन पॉइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करके हम सवाल का आंसर ढूंढा करेंगे, और ये हमारा हुआ करेगा प्लान। कंपनी लॉ के पेपर में ये बार बार मैंने कहा बेटा, जिसमें 7 मार्क्स है, 7 इंटू 1.5 कितना बनता है जी? 7 इंटू 1.8, सॉरी, या 2 कर लो, 14 मार्क्स, 14 मिनट्स। इसका मतलब कम अज कम आपने 14 मिनट्स में ये सवाल सॉल्व करना है। अगर 14 मिनट्स में सॉल्व करना है तो बेटे ये बात याद रखो, आप कम अज कम 5 मिनट्स इसकी प्लानिंग पे लगाओ, इसकी रीडिंग और प्लानिंग पे। फिर क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। जब आपने एक दफा ये चीज तय कर ली ना, आपको एग्जामिनर आपके 7 नंबरों में से नंबर नहीं काट पाएगा। बात समझ आ रही है? सो ये है प्लानिंग, ये इंपॉर्टेंस है।
हाँ हाँ हाँ, नोटिस कौन सा वाला भेजें? नहीं नहीं, उस तरफ वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो फिर 7 मार्क्स में कंक्लूड नहीं होगा कि बेटी कह रही है कि मैं मीटिंग का नोटिस भेजूंगी, मीटिंग कॉल करूंगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर, तो आप एक लाइन आप यही हाँ बिल्कुल, लेकिन आप इस बात को फिर कंक्लूड कैसे करोगे भला? कैसे मैं बताऊं? कॉल अ जनरल मीटिंग बाय सेंडिंग या डिस्पैचिंग द नोटिस टू ऑल द मेंबर्स, इस तरह एक लाइन में। अगर आप उस तरफ जाना भी चाह रहे हो तो रिस्ट्रिक्ट करना है अपने आप को, कंसाइजनेस का ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि इस चक्कर में सारी कंसाइजनेस का सत्यानाश हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। अब क्लियर होगी? ठीक है, ऐसे कर लें। चलो लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नोट कर लिए तो बेटे आगे चलूं। चलो लीजिए आगे चलते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप गौर करो तो ये वही है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के हवाले से था। अगर आपको याद हो तो ये मैंने इंडिपेंडेंट के साथ ही कुछ चीज़ें मैंने इंडिपेंडेंट के साथ ही करा दी थी, याद है आपको? तो ये मैनर ऑफ सिलेक्शन से आया था एक सवाल, और एक उसका मैनर पूछा था उसने आपसे। लो जी, अब एक सवाल आ गए जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। जरा अगला सवाल देखते हैं। वॉयलेट लिमिटेड वीएल, अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। वंस अगेन देखो मैं कितना फोकस करता हूं हमेशा कंपनी के नाम के ऊपर। आपने भी ये गंद पेपर पे मारना है, ठीक है? और एक और काम करना है जो बहुत स्टूडेंट गलती कर देते हैं आप, क्योंकि मैंने आपको अलाउ किया कि आप कोई भी सवाल कहीं से भी शुरू करें। ये कोई रूल नहीं है कि ए आता है बी नहीं आता तो सवाल ही नहीं करना। ए पार्ट आता है ए कर दो, लेकिन जब ए कर लो तो उसके साथ छोटा सा यहां जाके मार्क लगा लो, कोई भी मार्क जो आपको पसंद हो, कि भाई मैंने इसका ए पार्ट कर लिया, बाकी बाद में करूंगी। ठीक है जी, चलो आते हैं जी। कहता है जी वॉयलेट लिमिटेड इज रिसीव्ड इट्स सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन 1 अगस्त। मैंने ज़्यादा ही गंद मचा दिया, एक मिनट जी प्लीज़, मैं ज़्यादा ही गंद मचा दिया। ओके कहता है जी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है और उसने अपना 1 अगस्त 2021 को अपना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रिसीव कर लिया है। वीएल्स मैनेजमेंट सबमिटेड ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन अलॉन्ग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार रिलेटेड टू द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस दैट वाज एक्सेप्टेड एंड रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार एज ऑन 1 अक्टूबर 2021। ये कौन सी डेट हुई बेटे? कमेंसमेंट की डेट। शाबाश, आप लोगों के लिए इजीली रीडेबल है ना। VL started his business operation with effect from 15 अक्टूबर 2021। एक को लाइसेंस मिला, सर्टिफिकेट मिला, 15 से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। However, it was revealed that it in the very first month of its commercial production that the main product is not meeting the specified standard. After engaging expert, सॉरी जी मैं एक दफ़ा इसको एडजस्ट कर दूँ। आफ्टर एंगेजिंग एक्सपर्ट्स एंड मेकिंग मॉडिफिकेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस वीएल रिज्यूम्ड इज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। उसने 25 नवंबर से अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर ली। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 30 सितंबर के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं रफली एक छोटी सी बात कहूँ कि फाइनेंशियल ईयर इस पर ख़त्म हो रहा है, तो स्टार्ट कब से हो रहा है फिर? इसका मतलब बेटे 1 अक्टूबर से स्टार्ट होकर ये 30 सितंबर तक जा रहा है। वो देखते हैं अभी। मैंने अभी सिर्फ ये कहा कि अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता होगा, इसलिए मैंने डेट नहीं लिखी बेटे, इसलिए पहला वाले ईयर की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर का हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एडवाइज करें वीएल डायरेक्टर्स को विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग। नंबर 1, द पीरियड विद इन विच द वीएल इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द स्टेचुरी मीटिंग। अब मैं पहले यहां पे रुकता हूं। सवाल कहां से आया? इसका मतलब पढ़ने के बाद क्या पता चला? मीटिंग के चैप्टर से। कितने मार्क्स का है? 3, 5, 8 और 2 10 मार्क्स का। सवाल बड़ा आसान है, जरा देखते हैं आप कैसे। वो कहते हैं जी बताइए फिर कि पीरियड विद इन विच द वीएल इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द स्टेचुरी मीटिंग, कब तक होल्ड करनी है? तो स्टेचुरी मीटिंग का क्या असूल है जी? हमने पढ़ा हुआ नो 90 डेज। तुक्के ना मारो मुसलमानों तुक्के मत मारो। 180 डेज। किस डेट से? नो, प्रोविजन पढ़िए प्लीज स्टेचुरी मीटिंग की। 180 डेज कहां से हैं? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से हैं। हाँ जी प्लीज। और इनकॉर्पोरेशन के साथ क्या अटैच है? 9 मंथ्स। तो प्लीज एक दफा इंश्योर करें ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि हम बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं।
जी ऐसा ही है, निकालिए जरा स्टेचुरी मीटिंग। मैं साथ साथ आपको जरा स्ट्रगल भी करवाता हूँ ना, ताकि आपको पता भी चले कि आप क्या पढ़ रहे हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, प्रोविजन अभी याद ना आए ये मैटर नहीं करता, क्योंकि आपने रिविजन्स नहीं की होंगी, लेकिन इस वक्त जो हम चीजें डिस्कस करेंगे वो आपके दिमाग में जरूर रह जाएंगी, ये मुझे पता है। सो 180 डेज फ्रॉम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट। क्या हमें ये बात फर्क पड़ता है कि कमेंसमेंट, सॉरी आपने सही बोला था जी, चलो जी मैं कर देता हूं इसको करेक्ट। वन तो वही लिखा बेटे, आपने उल्टा लिख दिया। ओके सो वापस आता हूं बेटे, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये हमारी टाइमलाइन डिफाइन होगी तो फिर टाइम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 180 डेज कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया। अच्छा मैंने ये पूछ रहा था कि क्या ये मैटर करता है कि आपने प्रोडक्शन रोक दी फिर स्टार्ट कर ली, इस बात से कोई फर्क पड़ता है? नहीं भाई, जिस दिन तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल गया तुम्हारा काम उसी दिन से स्टार्ट हो गया। तो तुम्हारी कमेंसमेंट डेट कौन सी है फिर? 1 अक्टूबर वाली। यहां से कैलकुलेट कीजिए प्लीज फिर। 31 अक्टूबर के, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहां पे आके रुक जाता हूं मैं। मुझे अगला मार्च का बताइए जरा, यहां तक कितने कितने 151, तो 180 में से लेस कर दीजिए 151। 29 मार्च इसका मतलब है, एक डेट हमारे पास आ गई 29 मार्च। जी क्लियर? 29 मार्च की एक डेट आ गई हमारे पास। अच्छा अब दूसरा 9 मंथ्स कैलकुलेट करते हैं। अब हमारी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? वो हमारी ये है जी 1 अगस्त, ऐसे ही जी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसका मतलब है एक दिन पहले खत्म होता है, तो फिर कहां पे खत्म करूं? 30 अप्रैल या मार्च? अप्रैल। अच्छा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 30 अप्रैल के ऊपर आके ये कंक्लूड हो जाता है, 30 अप्रैल 2022 के ऊपर। और इसी तरह ये भी मार्च, 29 मार्च 2020, सॉरी 2022 के ऊपर। जी कौनों में से? अर्लियर ऑफ। तो अर्लियर कौन सी है बेटे फिर? 29 मार्च। तो इसका मतलब आपकी स्टेचुरी मीटिंग का पहला आंसर हो गया कि अब आपकी स्टेचुरी मीटिंग कब होल्ड होगी जी? वो कहता है जी 29 मार्च के ऊपर आप होल्ड करेंगे। अच्छा ये तो बात डिस्कस ही नहीं की, क्या होल्ड करनी भी है इन्होंने? ना ना ऐसी कोई बात नहीं, हमने कुछ डिस्कस नहीं करना था, लेकिन मैं आपको सिर्फ रियलाइज करा रहा हूं कि वो आपको गलत चीज नहीं देता। उसने पब्लिक कंपनी बताया और पब्लिक कंपनी ने स्टेचुरी मीटिंग होल्ड करनी होती है, प्राइवेट कंपनी होल्ड नहीं करती। और वो प्राइवेट कंपनी जो 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट होती है उसको होल्ड करनी थी, जो 1 साल के बाद हो उसको स्टेचुरी मीटिंग होल्ड। उसने ये बातें नहीं पूछी, मैं सिर्फ आपको एडिशनल समझाने की। नहीं वो इसमें ही थोड़ी अप्लाई होता है, वो तो सर्कुलेशन ऑफ रेजोल्यूशन था कि आप पास पेपर भिजवा के पास करा लें, वो बात पड़ी थी। मिक्स हो रहा है, कोई मसला नहीं। ले जी अगली बात बड़ी आसान सी, कहता है, मैं बी पार्ट पे आ रहा हूं जी। कहता है जी, एक मिनट सॉरी जी, मैं जरा कलर चेंज कर लूं। हाँ हाँ, क्या मतलब? आप ये कहना चाह रहे हो, हम मीटिंग की बात कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल की तो बात ही नहीं कर रहे। अच्छा जी अगली बात वो कहता है, मुझे कंटेंट बता दीजिए दैट नीड टू बी इंक्लूडेड इन द स्टेचुरी रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू शेयर कैपिटल। जी नहीं, अगर आपको याद हो कंटेंट ऑफ स्टेचुरी रिपोर्ट आपके, मैंने कुछ लिस्ट पढ़ाई थी, मैंने कहा था ये सिर्फ और सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट से डील कर रहा होता है, कितने पैसे आए कैश शेयर इशू करने पे, शेयर कैश के इशू किए अदर देन कैश किए, तो यही सारी कंटेंट थे। तो वही कंटेंट उसने आपसे पूछे हैं विद रिस्पेक्ट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल वाले, कितना अमाउंट शेयर ऑफ कैपिटल के अगेंस्ट की, डायरेक्टर ने कितनी कमीशन दी, ब्रोकरेज फी कितनी दी, अंडर राइटर को कितनी कमीशन दी, वो सारी बातें लिखी हुई हैं। सो वो जो बात शेयर कैपिटल के हवाले से है वो उसने पूछी है, और उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये रट्टा सवाल पूछा है 5 नंबर का, अगर आप गौर करो तो ये मुफ्त के नंबर हैं। नहीं 5 बातें जरूरी नहीं है, पॉइंट ये है कि वो जो बातें कैपिटल के हवाले से हैं वो लिखनी जरूरी है।
ये बात भी क्लियर होगी जी बेटे, आगे चलूं। कैन वीएल अवॉइड होल्डिंग ऑफ स्टेचुरी मीटिंग? क्या वो अवॉइड कर सकता है होल्डिंग ऑफ स्टेचुरी मीटिंग ड्यू टू एनी रीजन इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन इशू एज फेस्ड बाय वीएल? क्या वो स्टेचुरी मीटिंग को अवॉइड कर सकता है ड्यू टू द रीजन इंक्लूडिंग कि उसकी प्रोडक्शन इश्यूज हो गए एज फेस्ड बाय वीएल, कि वो ये बहाना बनाए? भाई नहीं, कमीशन अप्रूवल नहीं बेटे, द पॉइंट इज क्या स्टेचुरी मीटिंग अवॉइड की जा सकती है कि भाई हमने नहीं करनी, हमारे तो प्रोडक्शन का इश्यूज क्रिएट हो गए हैं? नहीं, अवॉइड करने की पावर या ऑप्शन मौजूद नहीं है। एक्सटेंशन वो भी स्टेचुरी, जी जी, कौन से आप डिस्कस करना चाह रहे हो आप बताओ, मैं आपके सोल्यूशन भी लेना चाह रहा हूँ ना, आप बताओ आपको क्या लगता है क्या चीज? वो एनुअल जनरल मीटिंग की एक्सटेंशन है कि अगर कंपनी लिस्टेड हो तो रजिस्ट्रार, सॉरी कमीशन से ले ले, और अगर नॉन लिस्टेड हो तो रजिस्ट्रार से। वो एक्सटेंशन एजीएम की है। यस, वो लिखी जा सकती है बात, शाबाश, कि भाई अवॉइड की जा सकती है जी, बिल्कुल अवॉइड की जा सकती है अगर एजीएम पहले आ जाए, उस केस में आपको स्टेचुरी मीटिंग होल्ड करने की जरूरत नहीं। शाबाश, वेरी गुड आंसर, यस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। चलूं आगे अब, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान सवाल था, है मतलब डूएबल क्वेश्चन था। मैं ये नहीं कहूंगा आसान सवाल था, ये थोड़ा सा बेहुरमती सी हो जाती है, इसलिए मैं कहूंगा डूएबल क्वेश्चन था जिसको मैनेज किया जा सकता था। चलो जरा सारा पेपर को ना एक दफा इस एंगल से भी देखते हैं कि ये डूएबल था, कितना इजी था या नहीं था, एमसीक्यूज के अलावा। क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये डूएबल नहीं था, ये टेक्निकल क्वेश्चन था। अगर आपको याद हो, मैंने इसमें बड़ी मेहनत करके आपको सिखाया था कि कैंसिलेशन कैसे हो रही है। 3 की बात करें तो यस, ये भी टेक्निकल क्वेश्चन था, इन दोनों के साथ उसने बदतमीजी की थी, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो उसने आपको डिस्टर्ब किया 10 मार्क्स और 5 मार्क्स, 15 मार्क्स में उसने आपको डिस्टर्ब किया। लेकिन अगर पेपर में हम इसको पहले अटेम्प्ट ना करते और हम आ जाते डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे, तो ये मैं डूएबल क्वेश्चन था, मैं ये 7 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स ले सकता था। फिर इसी तरह आगे आऊं तो मैं इस ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी डूएबल था। मैं 2 3 2 2 ये कितने बन गए जी, 4 कितने 9 मार्क्स यहां से ले सकता था। अब कितने हो गए, इसका मतलब 9 मार्क्स वो हो गए, और ऊपर से कितने हो गए 7, 9 और 7, इसका मतलब 16 मार्क्स यहां तक मेरे डूएबल थे, मैं ले सकता था। अच्छा आगे चलता हूं, तो फिर ये वाला भी शामिल कर लीजिए उसमें सवाल, 2 3 5 और 2 को, इनको भी शामिल कर लीजिए। 26 मार्क्स अभी तक मेरे डूएबल हो गए हैं, ऐसा ही है। अच्छा आगे चलते हैं, अब अगला सवाल, ऐसे नोट रखते हैं 26 को, ठीक है जी, आगे चलते हैं। लो जी, अब ये देखते हैं क्या ये डूएबल क्वेश्चन थे कि नहीं। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट by the order of the court as an official liquidator of a public company। कितने नंबर का सवाल है, 8 नंबर है। आसान सवाल, आसान, कि भाई मुझे नरेट कर दें कि मेरे लिक्विडेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, मोटी मोटी बता दें, जबानी जो आए याद। नहीं लिखी हुई, ये आपको पूरे चैप्टर में से सोच के लिखनी है, यही तो कह रहा हूं। क्या सोचा, लिक्विडेटर के बारे में पढ़ा था ना हमने, शाबाश। इसका पहला पॉइंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में वो अपने बताएगा, विद इन 7 डेज डिक्लेरेशन देगा कि भाई मेरा कोई इंटरेस्ट, जिस कंपनी को लिक्विडेट करने जा रहा हूं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जी बताइए, शाबाश, इसका मतलब रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पे बात करी आपने, शाबाश, कि भाई वो रिपोर्ट करेगा विद इन 60 डेज वाली बात जो भी कल हमने खत्म की है, कि वो रिपोर्टिंग करेगा कोर्ट को, और साथ साथ कोर्ट के साथ साथ एक और बंदे को भी भेजा। शाबाश, इसका मतलब रिपोर्टिंग में वो कोर्ट को भी रिपोर्ट करेगा और रजिस्ट्रार को भी भिजवा देगा। ये मेरी प्लानिंग हो रही है, मैं आप लोगों से पूछ, बिल्कुल, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अभी जो बात याद आ रही है मैं प्लान करता जा रहा हूं, मैं ऑर्डर अरेंज कर लूंगा उसको, ठीक है। लेकिन वो बात मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो मैनेज, अगर देखा जाए वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जमा करवाए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं रिपोर्टिंग करूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मेरा राइट है। सो राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिक्स नहीं करेंगे। चलो जी, और बताओ मुसलमानों, तुक्का लगाओ।
ठीक है बिल्कुल जी, कि जो आपसे मांगे उसको कॉपी प्रोवाइड कर दीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट, और सोचो जरा, अपनी सारे एसेट्स रियलाइज करेगा। अच्छा, और एक और बात, बिल्कुल ठीक है जी, आपने उसकी ड्यूटी समझा दी कि ये बंदा क्या कर रहा होगा, ये एसेट्स की रियलाइजेशन कर रहा होगा और क्रेडिटर को पेमेंट्स कर रहा होगा। और जी 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 बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। और वो तो इन्फॉर्मेशन मांगता है ना, वो तो उसका राइट है, वो उसका राइट है। वो कहता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो, मुझे इन्फॉर्मेशन, उनको जो फी पे करता है, यस वो, लेकिन उस तरफ मत जाओ। वो इतना, मैं अगर ये कहूं, एक बात आप भूल रहे हो कि, जी बिल्कुल मैं समझ गया हूँ आपकी बात। मैं कह रहा हूँ आप ये कहना चाह रहे हो कि उनसे जो डाटा मांगा उसके बदले में जो पैसे देने हैं वो, लेकिन वो बहुत वेग बात हो जाएगी ना, क्योंकि उसने वो लिखा हुआ है कि जितना वो डिटरमिन करे, अगर वो मांगेगा तो वो देगा, वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, फिर पहले आपको वो बताना पड़ेगा। अगर मैं इसकी जगह ये कहूँ कि खबरदार ड्यूटी छोड़ के भाग नहीं सकते, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अनलेस कि तुम्हारी लतबां टूट जाए, तुम कोई बहुत कोर्ट को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वो बता दो कोई, तो तुम ड्यूटी छोड़ के नहीं जा सकते, वो बातें। फिर अगर ड्यूटी छोड़ के तुम इजाजत, तुम्हें रिटायरमेंट मिल भी जाए, तो तुम जब तक सक्सेसर नहीं आ जाता, तुम वापस उस अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते रहोगे। और इसके साथ एसोसिएटेड और कुछ बातें, अभी तक देखो हमने 8 नंबर के सवाल में बातें करते करते, डिस्कशन करते करते 6 बातें तो साथ ढूंढ ली हमने। और जी, और क्या करेगा इसके अलावा, देखिए सर्च कीजिए, और क्या करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढनी है, ये बात ख्याल रहे। मैं आपको आदत डाल रहा हूं कि आपको अपने माइंड को ऐसे चलाना है। ये आप माइंड चलाया तो मिल गई है ना सारी चीजें, तो ये प्लानिंग में काम आएगी। अगर पेन पहले उठा लिया ना, तो ये बातों में से एक बात याद आएगी और बाकी 3 बातें भूल चुके होगे जब तक आप लिखने बैठोगे। इंपोर्ट क्या, हाँ रिपोर्ट में ही आ जाएगा, रिपोर्ट में आ जाएगा वो तो। नहीं नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो हो गया, वो तो ये हो गया ना हमारे पास, ये जो डिक्लेरेशन यहाँ पे आ गया, नहीं वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो 3 से ज्यादा के लिए अंदर लिक्विडेटर नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम नहीं नहीं बेटे, तो जरा एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, जरा साथ ही सोल्यूशन देखते हैं इसका, ताकि हम देखें जरा एग्जामिनर ने और किस किस बात की तरफ इशारा किया है। ये ले जी, हम एक सोल्यूशन की तरफ जरा नजर मारते हैं, देखते हैं एग्जामिनर ने किस तरफ इशारा किया है। लो जी, सोल्यूशन पे आते हैं जरा। जरा मैं कह रहा हूं कि हम जरा ये भी देख लेना कि एग्जामिनर किस तरफ इशारे कर रहा है। हाँ जी, अच्छा वो तो है, इसका मतलब उसने भी जर्नल बातें लिखी हैं उसके बाद। लेंगे हम इस तरफ आगे, कितना कौन सा सवाल है सर बेटे, ये वाला है, ऐसे है जी। देखो जी, हम लोगों ने अगर बात करें तो हमने डिक्लेरेशन की डिस्कस कर ली। हाँ, सिक्योरिटी की बात हमसे मिस हो गई कि पे सिक्योरिटी क्या करेगा, जो कोड डिटरमिन करेगा। रिजाइन नहीं कर सकता, ये बात भी हमने डिस्कस कर ली। रिजाइन करेगा जब तक, अदरवाइज अनलेस कि वो नया बंदा ना आ जाए। फिर ये कोड ऑफ कंडक्ट वाली बात, हाँ ये हमसे मिस हुई, जरूर मिस हुई, सॉरी ये वाली बात कोड ऑफ कंडक्ट वाली हमसे थोड़ी मिस हुई जो बिल्कुल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चूंकि उस लेवल पे चले जाते हैं कि जहाँ पे याद होनी चाहिए चीज़ें, हम तो ज़रा उस तरीके से चल रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, हाँ ये बात भी मिस करके, हम एक से ज़्यादा लिक्विडेटर होते तो फिर कोड बताता कि कौन सा मैटर कौन सा लिक्विडेटर सॉल्व करेगा। सॉरी बेटे, जस्ट होल्ड थी जो अभी हमने डिस्कस करनी है, जस्ट अ मिनट। कहाँ गया जी रिस्पॉन्स, ये है जी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा जी, हम कहाँ पे थे जी, 6 पॉइंट पे, मोर देन ऑफिशियल, ये हमसे एक मिस हुई। एज सुन एज आफ्टर द रिसीट ऑफ द स्टेटमेंट, हाँ ये वाली बात तो हम डिस्कस कर चुके। रिपोर्ट्स वाली बात भी डिस्कस कर चुके, ठीक है।
अच्छा ये वही है ना रिपोर्ट, एक्चुअली मैंने रिपोर्ट जब ये शेयर कर लिया कि रिपोर्ट, तो हम रिपोर्ट के बारे में जो जो याद आएगा वो सारी बातें, ये दो बातें रिपोर्ट के बारे से है ना, तो मेरा ख्याल है वो रट्टे वाली बातें याद, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है रजिस्ट्रार, तो हमने एक्चुअली में ये तीनों बातें डिस्कस कर ली हैं एक तरह से, ठीक है। मैं रिपोर्ट की बात अगर जहन में आ गई ना तो समझ लो आप रिपोर्ट वाली बातें जितनी होंगी फिर वो लिख लोगे। मेरा पॉइंट तो अभी ये है, हरगिज ये नहीं है कि मैं आपसे रट्टा सुनूं, बल्कि ये है कि क्या आप उस जगह तक पहुंच रहे हो उन पॉइंट्स तक विदाउट हेल्पिंग द पास पेपर्स, विदाउट टेकिंग द सोल्यूशन, ठीक है जी। चलो आज जी वापस आते हैं। तो इसका मतलब है अब मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग ये 8 नंबर 4 नंबर आएंगे। नहीं अभी हम सिर्फ डूएबल क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हमारे नंबर कितने आ रहे हैं, हम जी बेटे मैं कह रहा हूँ ये लें, हम डूएबल क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। तो डूएबल में अगर मैं कहूँ कि हमारे ऊपर नंबर बने थे 26, तो 26 में बेटे ये 8 नंबर भी ऐड कर लो तो कितने हो गए, 26 और 8 हो गए 34 मार्क्स। अब तक हम लोग डूएबल हैं, यानी हम अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है जी। अभी हमारे 15 नंबर के एमसीक्यूज पड़े हुए हैं, वो नहीं हमने छेड़े। नंबर एक ही मिलना है फिर भी पॉइंट्स दो में डिवाइड करना चाहोगे ना, लेकिन बात तो एक ही है, देखा जाए तो टेक्निकली एक फुल फ्लेज बात है जी। लें जी, अब ये बहुत मुफ्त के नंबर आगे भी पड़े हैं, बड़े बड़े मजे के मुफ्त के नंबर आगे भी पड़े हैं। बस मिटा दूं जी, करें आगे चलें, थोड़ा सा गंद खत्म कर लूं। लो जी हम इसको जरा यहां से साफ कर लेते हैं ताकि पढ़ा जा सके। लो जी मुफ्त के नंबर जरा आगे चलते हैं। ले जी, PL is a listed public list unlisted company having paid up capital of rupees 9 million का paid up capital है, public unlisted company है। management जो है has not yet been able to prepare its financial statement for the year ended 30th June 2020 and 2021। 2 सालों की फाइनेंशियल्स जो हैं वो मैनेजमेंट ने नहीं बनाई। ऐसे क्यों है जी? You are a corporate consultant and have been approached by Zainab Salim and Aurangzeb, ठीक है मिर्जा, ऑन द फॉलोइंग मैटर। नंबर 1, जैनब सलीम इज अ मेंबर ऑफ PL, ठीक है जी। जैनब सलीम जो हैं इज उन्होंने 2 लोगों ने अप्रोच किया है, सॉरी कंसल्टेंट हैव बीन अप्रोच बाय जैनब सलीम एंड औरंगजेब मिर्जा। ये 2 कंट्रीब्यूटरी हैं जिन्होंने अप्रोच, या 2 पर्सन हैं जिन्होंने अप्रोच किया है। जैनब सलीम जो है वो इनफैक्ट कौन है, मेंबर है। अगर आप गौर करो, जैनब सलीम इज अ मेंबर ऑफ PL जो कंपनी वाइंड अप हो रही है, एंड वांट्स टू फाइल अ पिटीशन इन द कोर्ट, और कोर्ट में केस फाइल करना चाहती हैं फॉर इट्स वाइंडिंग अप। एडवाइस करें जैनब सलीम को रिगार्डिंग हर एलिजिबिलिटी, क्या उसकी औकात है कि वो ये एप्लीकेशन फाइल कर सकती है कोर्ट में। लास्ट 18 मंथ्स में 180 डेज की उसके पास होल्डिंग हो जी, और मेंबर रिड्यूस, लेकिन यहाँ पे कोई मेंबर रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्शन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं हुई। तो क्या ये और जैनब सलीम कर सकती है पिटीशन फाइल? हमने 2 बातें पढ़ी थी एंड के साथ, दोनों पूरी होना जरूरी है। तो क्या ये कर सकती है फाइल? नो है, बताया ही नहीं है इसका ना, नहीं बताया तो है कि फाइनेंशियल की वजह से वो जा रही है। हाँ वो तो हम अज्यूम कर सकते थे ना, वो तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यार कि उसके बाद हम ये कह दें कि जैनब सलीम कर सकती है अगर उसके पास 18 मंथ्स में 18, हम ये शर्त बता सकते हैं इफ के साथ। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो इफ तो छोड़ दो एक तरफ, इस रीजन पे कंट्रीब्यूटरी क्या कर सकता है? नहीं, लेकिन ये दूसरी रीजन तो उसने बड़ी क्लियर की है हमारे, वही लिखेंगे हम, उसे कहेंगे कि ये 2 कंडीशन पूरी हो तो जैनब सलीम कर सकती है। लेकिन चूंकि ये फाइनेंशियल के ऊपर वो फाइल करिए, क्योंकि कंपनी 2 सालों से फाइनेंशियल प्रिपेयर नहीं कर रही, ये रीजन नहीं है, मेंबर इस रीजन पे पिटीशन फाइल नहीं कर सकता। प्लीज सोल्यूशन पढ़िए जरा एक दफा, है यही था, ये पढ़ के बताया बेटी ने, यही याद था। अच्छा तो देखो मुफ्त के 3 नंबर तो हो गए ना बेटी फिर। चलो जी अब हमारे नंबर चले गए हैं 34 तक, और 34 + 3 37। लो जी हमने 37 नंबर तो हासिल कर लिए हैं एक तरह से। लो जी आगे चलूं, आगे भी बड़ा मुफ्त का नंबर है, 5 नंबर वो भी ऐड कर देता हूं पहले ही, 42 मार्क्स। लो जी पढ़ूं जी, औरंगजेब मिर्जा ने भी तो कुछ किया है ना, वो कहता है हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द, हाँ हाँ
नहीं, इस बेस नहीं, उनके लिए रीजन नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस होगी तो मेंबर के पास औकात है बस। इस बेस पे मेंबर केस फाइल नहीं कर सकता, ये बात लॉ ने क्लियर कर दिया। लॉ ने कहा ए नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस हो तो मेंबर की गैरत जागनी चाहिए, वरना मेंबर सोया रहे, मेंबर नहीं कर सकता। जी बेटी, अब आपका कोई क्वेश्चन था? नहीं वो ना बताए, लेकिन वो उसने आंसर क्या लिखा है ज़ैनब सलीम के बारे में? नहीं कर सकता, यही मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि हमारे सामने नजर आ रहा है ना ये वाला है। ठीक है। औरंगजेब मिर्जा हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द कमीशन टू प्रेजेंट द वाइंडिंग अप पिटिशन ऑफ पीएल। कमीशन ने अपना नमूना भेजा है कि जाओ तुम जाके कर सकते हो। एडवाइस करें औरंगजेब मिर्जा को कि क्या वो उसकी औकात है, विच या उसको क्या कहते हैं, विच मस्ट बी फुलफिल्ड, जो उसे पूरी करनी चाहिए। एंटाइटल्ड हिम टू प्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप। क्या क्या कंडीशनें पूरी करनी? शाबाश। ये लेकिन एक और बात भी, इंडिविजुअल हो? नहीं नहीं बेटे, क्या मतलब? जी जी, कमीशन का नमूना आए या कमीशन आए तो क्या करते थे? याद आया, इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और उसके बाद दे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो फिर जाके वो केस फाइल कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। अग हाँ अच्छा नहीं नहीं, ऐसे ना करें, क्योंकि औरंगजेब को आपने हिदायत करनी है, आपने कोर्ट को नहीं हिदायत करनी ना, आपने औरंगजेब को हिदायत करनी। तो औरंगजेब है कमीशन का नमूना, तो कमीशन का नमूना कब कर सकता है? अगर वो कंपनी के अफेयर्स में पार्टी इन्वेस्टिगेट करे और उसे पता लगे कि कंपनी फ्रॉडुलेंट या मिसफिसेंस और इस तरह के मामला में इन्वॉल्व है। और जरा पढ़िए प्लीज, जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका बुक से पढ़िए, आपको याद आ जाएंगी बातें। कमीशन का नमूना, एलिजिबिलिटी ऑफ द केस। जी डन, ओके। चलें जी, अगले सवाल पे जाऊं तो इसका मतलब 42 मार्क्स हो गए जो डूएबल थे, जिनको हम अच्छे तरीके से कर सकते थे, अगर प्रोवाइडेड डेट के हमें कुछ चीजें हमने रिवाइज किए हों सिलेबस, तो हम लोग ये कर सकते हैं। बाकी वो दो क्वेश्चन बाकी ही मुश्किल आए थे, वो जो ऊपर हमने देखे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8। लो जी, ये क्वेश्चन भी बड़ा मजे का है और मुफ्त के नंबर थे, लेकिन डिपेंड करता है दिमाग कितना चला होगा। रेड लिमिटेड है जी, इज लिस्टेड ऑन, ले जी उसने पहले ही आपको बता दिया क्या कि ये कंपनी क्या है, लिस्टेड है पाकिस्तान स्टॉक से। द ऑडिट ऑफ आरएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड इज इन प्रोसेस। ऑडिट जो है वो इन प्रोसेस है फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2021। ये क्या बताने की कोशिश किया उसने वैसे अंदाजन, प्लीज? फाइनेंशियल ईयर बताया इसका मतलब है, तो इसका मतलब उसने हमें बताया कि फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा वो स्टार्ट होता है 1 दिसंबर से 2020 से स्टार्ट हुआ होगा और 30 नवंबर पे खत्म हो रहा है 2021 पे। जी यहीं तक यही बताने की कोशिश की उसने। जरा देखो मैंने यहां से क्या बात कंक्लूड की है। अब अगली बात कहते हैं विल बी कंक्लूडेड ऑन मार्च 2022, लेकिन ये ऑडिट कंप्लीट होगा 28 मार्च को। लो जी, दूसरी बात उसने हमें बताई है कि ये ऑडिट 28 मार्च को मुकम्मल होना है। सॉरी बेटे, 28 मार्च को मुकम्मल होना है ऑडिट। जरा देखो समझो, अभी टाइम पे आते हैं, टाइम लाइन पे आते हैं, जरा अभी बातें मोटी मोटी गौर कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर एंड था 30 नवंबर और ऑडिटर साहब इतना टाइम ले रहे हैं कि 28 मार्च को अपना ऑडिट मुकम्मल करेंगे। द मैनेजमेंट हैज इन्फॉर्म्ड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉर क्वार्टर एंडेड ऑन 28 फरवरी। ये कौन सा क्वार्टर की बात कर रहे हैं? Q1। अच्छा शाबाश, अगर Q1 की बात कर रहे हैं तो जरा हम यहां पे, इसका मतलब है, जस्ट अ मिनट सॉरी, हम Q1 की बात करें तो इसका मतलब Q1 की अगर डेट लिखें तो वो कह रहा है Q1 स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से और ये 2021 से, और ये ख़त्म होगा 28 फेब 2022 पे। क्या अभी तक हम इस बात पे कंक्लूड कर रहे हैं? हम सारे आपस में इस बात पे कंक्लूडेड हैं? लो जी, मैं दोबारा ज़रा एक दफ़ा इस डेट को सही करके लिख देता हूँ।
तो इसका मतलब हुआ 1 दिसंबर 2021 से। जी दो बातें क्लियर होगी। इसका मतलब सवाल दो और गंभीर हो गया, अगला क्वार्टर भी आ गया बीच में। तो इसका मतलब है बात खाली चैप्टर 8 तक महदूद नहीं रहेगी, बात अब घर से बाहर भी जाएगी। और कहां से हिट हो रही है? 11 से, अकाउंट्स एंड रिटर्न से। तो देख रहे हो किस तरह सवाल पूछा, लेकिन मुश्किल सवाल नहीं है। शाबाश, आते हैं उस तरफ, आते हैं उस तरफ, आगे चलते हैं। कहते हैं 28 फरवरी में कंप्लीट हो रहा है एंड विल बी प्रिपेयर्ड 2 वीक्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ईयर एंड ऑडिट। जिस दिन ईयर एंड ऑडिट खत्म होगा 2 हफ्ते में क्वार्टर तैयार कर देंगे हम। अभी सिर्फ हम सवाल पे रहते हैं, अभी हम प्रोविजन पे नहीं जाते, उस पर मैं आऊंगा। आपको मैनेजमेंट बता रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टर की जो है ना, जो वो 28 फरवरी पे खत्म होती है, हम आपको क्वार्टर तैयार कर देंगे 2 हफ्ते में। Q1 तैयार कर देंगे, क्योंकि इसका ऑडिट तो कराना नहीं, Q1 तैयार कर देंगे आफ्टर द ऑडिट के एंड के बाद। अब मसला ये है, ऑडिट खत्म हो रहा है बेटे इस तारीख पे, यहां से 2 हफ्ते लगाए तो कितने बनते हैं? 2 वीक्स, जरा कैलकुलेट करते हैं। 2 वीक्स, हाँ 14 ऐड कर दें सिंपली, तो 28 फरवरी से ऐड करें जरा 2 वीक्स। 28 फरवरी के बाद आप कहाँ, अच्छा 28 मार्च है, सॉरी मार्च से, तो 29, 30, 31, 3 दिन ये हो गए। 29, 30, 31, 3 दिन ये हो गए, और आगे कितने हो गए? 11 डे। सो आप कह रहे हो कि 11 अप्रैल 2023 में, ओ सॉरी 22 में, सॉरी 2022 में वो तैयार कर देगा। यहां तक हम कंक्लूड कर पाए हैं, इसका मतलब है। चलो परफेक्ट हो गया। अब सवाल जरा पढ़ते हैं और फिर प्रोविजंस आपसे पूछता हूं। अंडर द प्रोविजन एडवाइस करें, देखें जरा कितना गंदा सवाल है, एडवाइस करें ऑल द स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। मैं नहीं कह रहा कि कहां से, मैं नहीं बता रहा आपको कौन कौन से वाली, मैंने आपको 2 सिचुएशन आपके सामने रखी, मुझे लॉ की कंप्लायंस बता दें। अब बेशक आपको वो चैप्टर 8 में मिलती है या चैप्टर 11 में, वो तो आप देख रहे हैं ना चैप्टर वाइज, मैं तो लॉ देख रहा हूं। सो मुझे तो एडवाइस कर दें प्लीज। अच्छा, टू बी मेड बाय आरएल, जो आरएल पूरी करे इन रिस्पेक्ट ऑफ द अफोरसेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस फाइनेंशियल के बारे में, इंक्लूडिंग, साथ साथ मुझे आपने ये भी बताना है, फाइनेंशियल में तो आप बताएंगी मुझे, अच्छा कौन सी फाइनेंशियल? दोनों के बारे में, फाइनल के बारे में भी और क्वार्टर के बारे में भी। और साथ साथ आपने मुझे एक और बात भी बतानी है, ट्रांसमिशन या डिस्पैच रिक्वायरमेंट। तो जरा गौर करो, एग्जामिनर ने कितना जालिम हो गया, उसने कहा मैं खुली ऑप्शन देता हूं, ठीक है, मुझे फाइनेंशियल्स के बारे में बताओ और मुझे साथ में ये कैसे डिस्पैच करोगे इसके बारे में भी बताओ। तो कितना डेडली सा हो गया लग रहा है ना? सो इसका मतलब हुआ कि हमें फिर, इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन को प्लान करना पड़ेगा ना। 9 नंबर का सवाल है, एमयू मुफ्त में तो नहीं दे रहा, प्लानिंग के तो दे रहा नंबर। तो मैं जरा प्लान करता हूं इस क्वेश्चन का, मेरे पेपर पे जगह मुकम्मल हो गई है, तो हम प्लान इस साइड पे कर लेते हैं जरा क्वेश्चन को। एमईसी को गन मारेंगे तो इससे बेहतर है जरा सामने रहें चीजें, तो हम जरा प्लान करते हैं। बेटा अगर मैं बात करता हूं, 2 चीजों के बारे में मैंने बात करनी है, एक तो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करनी है, एक मैंने क्वार्टर 1 के बारे में बात करनी है, और एक मैंने उसके डिस्पैच और ट्रांसमिशन के हवाले से बात करनी है। देख लो, मैं आपके माइंड को अलाइन कर रहा हूं, प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि कैसे आपका माइंड इन चीजों के ऊपर प्लानिंग करेगा, क्योंकि मुझे लगता है जो प्लानिंग अच्छी करेगा इंशाल्लाह वो पेपर भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, लो जी, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ हमारा 1 दिसंबर से 2020, सॉरी ये ज्यादा ही छोटा हो गया, उधर की आदत पड़ गई मुझे। 1 दिसंबर 2020 से चला और 30 नवंबर 2021 पे आ गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर वो कहते जी हमारा जो अगला क्वार्टर है वो मूव किया 1 दिसंबर 2021 से 28 फेब 2022, तो 28 फेब 2022। लो जी, अब जरा यहां पे आओ बेटे, अगर ये फाइनेंशियल हो तो हमें पता है एजीएम कब होनी चाहिए,
जरा प्लीज बताओ एजीएम का रूल। अब ये फर्स्ट एजीएम नहीं होगी क्योंकि हमें पता है फर्स्ट वाली नहीं है, बोंगी मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि नहीं प्लीज इसलिए बता रहा हूँ, साथ साथ क्वेश्चन का आंसर भी किया करूंगा। बोंगी मारने की जरूरत नहीं क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाली कोई बात नहीं की हुई इसने, तो इसलिए हम फर्स्ट एजीएम को तो सोचेंगे भी नहीं, हम तो सोचेंगे सबसीक्वेंट। सबसीक्वेंट का रूल हमारे पास क्या है, 120 डेज फ्रॉम फॉलोइंग द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और वंस इन एजी वंस इन फाइनेंशियल ईयर वो भी हम सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि वो वाला भी हमसे पूछने की जरूरत वो नहीं समझ रहा, बट वंस इन कैलेंडर ईयर। ठीक हो गया। सो 120 डेज कैलकुलेट करते हैं फिर यहां से, इसका 31 दिसंबर के दिन जनवरी, फरवरी और मेरा ख्याल है यहीं तक मार्च से पहले पहले मुझे इसका तीनों का टोटल बताइए मैथ्स प्लीज। 90 तो 120 में से लेस कर लीजिए, 30th मार्च। बेटा ये वो डेट है 30th मार्च 2022, ये वो डेट है जिस पे एजीएम हो जानी चाहिए, ये एजीएम की लास्ट डेडलाइन है। मिल सकते हैं बिल्कुल, शाबाश, वो भी लिखना जवाब में। लेकिन अभी देखो मैं आपको एक चीज समझाने लगा हूं, 30th मार्च लास्ट टाइम, और सरकार और 28 तक तो ऑडिट नहीं मुकम्मल कर रहे। ऑडिट मुकम्मल करेंगे, ऑथराइजेशन कराएंगे फिर हम डायरेक्टर से, फिर हम मेंबर की अडॉप्शन के लिए हम वो नोटिस भेजेंगे 21 दिन का, और फिर जाके एजीएम होगी, तो वो तो मुसीबत में पड़ गए हम। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ बेटी वाली बात, एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी। और ये कंपनी कौन सी है, तो किससे एक्सटेंशन लूं, शाबाश। तो इसका मतलब मेरे सवाल को मैं लीड करता हुआ लेके जाऊंगा कि भाई कमीशन से एक्सटेंशन लो फिर, और कितनी मैक्सिमम एक्सटेंशन मिलनी है, 30 डेज की। तो अगर आपको एक्सटेंशन मिली तो आपको कितनी मिलेगी, 30th मार्च की एक्सटेंशन है तो कितनी मिलेगी 30 डेज पे, 29 पे डेज के मुताबिक चलें तो हम 30th को भी शामिल करेंगे ना, 30th और 31। मैंने आपको बताया था फॉलोइंग द क्लोजर हम जब कहते हैं या फ्रॉम द डेट कहते हैं तो फिर हम उस डेट को शामिल करते हैं। भाई याद है रूल हमारा, किस वाली काउंटिंग में हो गया ना वो, हमने अगर अब यहां से एक्सटेंशन देखनी है तो किस डेट से देखूं, 30th को शामिल करूं ना, 30 डेज है ना फ्रॉम दिस डे, 30 से मिल रहा है तो 30 31 2 दिन ये हो गए, आगे से कितने 28 डेज। इसका मतलब है 28 अप्रैल तक मुझे एक्सटेंशन मिल सकती है मैक्सिमम 2022 तक। यहां तक समझ आई बात, क्वेश्चन समझ रहे हो कितना गंभीर है। और प्लानिंग, सिर्फ प्लानिंग हो गई तो सॉल्यूशन तुम खुद दे दोगे, तो ये भी क्लियर हो गया। फिर इसका मतलब तुम कमीशन को एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट करोगे अगर ऐसी सूरत पेश आती है। और फिर क्योंकि हम इस डेज में ना, इन दिनों में फिर वो नोटिस वाला काम और वो जो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम पूरी कर सकते हैं। या फिर हम कहेंगे ऑडिटर को कि भाईजान काम जल्दी खत्म करें क्योंकि हमने 21 दिन का नोटिस भी देना है, हमने 30 से पहले पहले काम अगर मीटिंग कंडक्ट करनी है हर हालत में। सो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हम एग्जामिनर को फिर गाइड करेंगे, वो हमसे पूछ रहे हैं ना तो हम गाइड करेंगे भाई कि या तो ऑडिट जल्दी खत्म करा लो नहीं तो फिर एक्सटेंशन वाला ही रास्ता बचता है तुम्हारे पास। और एक्सटेंशन वाला ज्यादा फिजिबल नजर आ रहा है कि एक्सटेंशन लो और फिर अपनी मीटिंग 28 अप्रैल तक मुकम्मल कर लो, एजीएम कंडक्ट करवा लो। इज दैट क्लियर? ये बात भी समझ आ गई यहां तक। अब अगली बात इसी से कनेक्ट कर रहा हूं अगर ये 28 अप्रैल तक एक्सटेंशन मिल गई तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा इसका, कि वो कह रहा है मैं 28 मार्च को दूंगा और वो कह रहा है फिर 11 अप्रैल को लेना, जबकि हमें पता है कि क्वार्टर जब कंप्लीट होता है तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए कितना टाइम होता है कंपनी के पास, 30 डेज। इसका मतलब है अगर यहां से 30 डेज काउंट करूं तो कौन सी अप्रैल पे हमें Q1 तैयार कर देना है, 30 मार्च। किसको? यस काउंट कर लें तो फिर 29 मार्च 2022 इस डेट पे Q1 आ जाना चाहिए। लेकिन अब मसला ये है इस डेट पे Q1 आना चाहिए, वो कह रहा है मुझसे 2 हफ्ते बाद ले लो, यानी 11 अप्रैल को। ओ भाई कैसे, क्या करूं फिर? यहां पे लॉ कहता है कि अगर तुम्हें यहां पे एक्सटेंशन मिली हुई है एजीएम में तो फिर यहां पे भी तुम्हें
एक्सटेंशन मिल जाएगी कितनी, Q1 में भी एक्सटेंशन मिल जाएगी 30 डेज की एक्सटेंशन। नहीं अप्लाइड नहीं होता, ये हमें मांगनी पड़ेगी और यहां पे भी हमें कमीशन से लेनी पड़ेगी एक्सटेंशन, यहां पे भी हमें कमीशन से मांगनी पड़ेगी। तो वो हमें एक्सटेंशन कितनी दे देगा, 30 डेज की। 30 डेज कहां में मुकम्मल होंगे, फिर वंस अगेन 29 को शामिल कर लें तो 30 डेज कहां में मुकम्मल होते हैं, 29, 30, 31, 3 दिन तो यही हो गए, 27 अप्रैल तक हमें यहां तक एक्सटेंशन मिल जाएगी 2022 तक। तो हम उसके अंदर अंदर ये कंप्लायंस भी कर लेंगे। बातें समझ आ रही हैं किस तरह लीड कर रहा हूं। अच्छा ये हो गया फाइनल, वो हो गया एनुअल। अब एक पॉइंट ये आता है कि अगर व्हाट इफ एक और हमारा सत्यानाश हो सकता है अगर मेंबर अडॉप्ट ही ना करे। नहीं चले उसके उस पे आने से पहले एक और पॉइंट, एक और पॉइंट रह गया, मैंने भी डिस्कस किया सिर्फ फाइनेंशियल्स को और Q1 को। एक और पॉइंट है, नहीं डिस्पैच तो भी डिस्कस करना ही करना है, वो तो भी हमने आगे आना है। फाइनेंशियल में एक और पॉइंट है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट सोचिए जरा क्या रिक्वायरमेंट होती है। नहीं वो नोटिस वाली तो डिस्कस करनी है अभी हमने। फाइलिंग का कोई पॉइंट है, शाबाश, रजिस्ट्रार को फाइलिंग करनी है हमने एजीएम के बाद। वो कितनी देर में होती है, 15 डेज नहीं 30 डेज होते हैं। जरा प्लीज पढ़िए निकालिए फाइनल अकाउंट्स 11 चैप्टर निकालिए और देखिए रजिस्ट्रार को हमने अकाउंट्स कितनी देर में फाइल करने होते हैं। हाँ वो एक्सटेंशन है जो आप बात कर रहे हो। तो फाइलिंग कितनी देर में हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि हमने एजीएम के बाद, अगर हम एजीएम यहां कंडक्ट करते हैं तो हमें इस एजीएम के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को फाइलिंग करनी है। अब मजीद डेट लिखने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे फिर, ठीक है। और इस केस में 27 अप्रैल को अगर ये हो गया, ठीक है, ये तो हमने उसकी बात ही नहीं की है, ठीक है। तो ये अगर फाइलिंग की बात करें तो रजिस्ट्रार को 30 डेज में फाइलिंग। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट रह गया डिस्पैच का। जी डिस्पैच भी नोटिस किसको भेजना है, डिस्पैच तो हो गया, हाँ फाइनेंशियल से हो गया। नोटिस एक मेंबर की भी, अगर इतनी बातें पूछ रहे तो हम नोटिस के वाले से भी कुछ बता देते हैं कि एजीएम का नोटिस भेजना होता है 21 डेज के अंदर अंदर। लेकिन एक एडिशनल बात और बता दें प्लीज मुझे। नहीं बिल्कुल ठीक है, वो भी बात समझ आ गई। नहीं लेकिन एक बात लिस्टेड को सोच के जरा बता दीजिए कि इसका नोटिस, शाबाश, इसका नोटिस पब्लिश भी होता है इन द न्यूज़पेपर, वो वाली बात। और फिर इन अथॉरिटीज़ में जहाँ पे आप मेंबर को भिजवाते हो वहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और रजिस्ट्रार को भी आप भिजवा रहे होते हो। तो एक नोटिस की बात रह गई थी, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सब समझ रहे ही बात। 9 मार्क्स का क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल ये डिस्पैच है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये डिस्पैच है। लेकिन मैंने कहा साथ अब इतना कुछ बता रहे हो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में, तो जरा डिस्पैच ऑफ नोटिस भी बता दो। उसने हमसे पूछा सिर्फ बताएं डिस्पैच या ट्रांसमिशन रिक्वायरमेंट। अब ट्रांसमिशन से मुराद क्या है, वही मुआरदा है कि भाई नोटिस भी तो भेजना है तुमने। तो मैंने कहा लिस्टेड है ना, तो लिस्टेड में एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है 21 दिन में कि भाई ये नोटिस पब्लिश भी होगा इन द न्यूज़पेपर। ये बात समझ आइए बेटे। तो क्वेश्चन अगर आप देखो, आपने अज्यूम करो कि आपने रिवीजन्स की हो, तो क्या ये क्वेश्चन डूएबल क्वेश्चन नहीं है? नहीं इतना दिमाग नहीं चलता पेपर में, ना करें बेटी ऐसे। सो मेरे मुताबिक अगर मैं बीइंग अ टीचर बात करूं, और आपने अभी चूंकि आपने रिवीजन नहीं की हुई, आप इसलिए थोड़ा परेशान हो जाते हो, वरना ये क्वेश्चन भी एक डूएबल क्वेश्चन होता है, क्योंकि इतना आसान होता है कि आपने सिर्फ देखो, आपने ये सारी चीजें ओके है, यही मैं कह रहा हूं, इतना ये सारा तुमने एक दफा पेपर पे ड्रॉ करना था। क्या चीज? नहीं ऐसे नहीं। हाँ तो इसलिए तो सामने लिखो ना पहले। हाँ तो आप मार्क नहीं करते हो साथ साथ कि पेपर में ये बात हो गई, ओके ओके ओके, ऐसे नहीं करते? नहीं तो उस पर भी किया करो ना, मार्क कर दिया करो कि ये बात डिस्कस होगी, ये बात डिस्कस होगी, ये बात डिस्कस होगी। क्योंकि बेटा देखो, अब खुद देखो ना, ये मार्क्स किस तरह के हैं जो कि सजेस्ट करें कि बेटे सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। अब मैं अगर कहूं कि ये चैप्टर कहां, सवाल कहां से आया, तो चैप्टर 8 और चैप्टर 11 से मिलकर आया है, इंडिविजुअल नहीं पूछा उसने।
जी डन, आगे चलूं। क्वेश्चन नंबर, मेरा ख्याल है हमारा बस ये आखिरी सवाल रह गया। और हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हमने 10 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, अगर आप याद हो तो वो आसान सा सवाल था, सॉरी ये वाले 2 आसान से सवाल थे, ये ऑलरेडी डिस्कस किए हुए। तो अब हमारा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 रह गया है 6 मार्क्स का। तो चलाइए देखते हैं, इसको भी ख़त्म करके फिर छुट्टी करते हैं। थोड़ा सा एक्सटेंडेड होगी क्लास, लेकिन एक्सटेंड नहीं हुई है, इनफैक्ट हमने लेट स्टार्ट की थी। लो जी, चलो जी। फिदा रहमान has been the executive director, ED of GIL, a listed company है, उसकी ये एग्जेक्टिव डायरेक्टर है। ऑन 9 नवंबर को ऑन बिहाफ ऑफ GIL मैनेजमेंट, फिदा रहमान एंटर्ड इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद CPL। वो अपनी कंपनी के बिहाफ पे इस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर हो गई है, कंपनी के कहने पे, ठीक है। तारीख है 9 नवंबर कि वो हमें एक रॉ मटेरियल सप्लाई किया करेंगे 15 दिन के क्रेडिट पे। 9 नवंबर 2021 को ये ट्रांजैक्शन हुई और 7 मार्च को 2022, यानी तकरीबन कोई नवंबर, दिसंबर और 5 महीने के फर्क से, या 4, साढ़े 4, 5 महीने के फर्क से फिदा रहमान के जो फादर हैं उन्होंने एक्वायर कर लिया 12% शेयर इन CPL। शाबाश, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। Under the provision of company, they briefly explain the responsibility of फिदा रहमान। फिदा रहमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए इन रिस्पेक्ट ऑफ द above फॉर द एंटायर टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म कितनी है? 2 सालों की। 2 सालों का कॉन्ट्रैक्ट है, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है 2 सालों का कॉन्ट्रैक्ट है जी, याद आया? ये देखें 2 सालों। अब इसका मतलब आपको एक बात तो फौरन आपने गेस कर ली कि ये कौन सा सवाल है, डिस्क्लोजर। लेकिन मैं फिर आपसे पूछूंगा, मुझे ये बताओ लिखना, लिखोगे कौन सी बात? ये तो आपने मुझे बड़े आराम से बता दिया कि सर ये डिस्क्लोजर है ऑफ डायरेक्टर, यानी कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर है एक्चुअली, ये ऐसा ही हो गया। तो सर ये डिस्क्लोजर देगी, ये बात तो आपने मुझे बता दी। अब मुझे ये बताइए कि मैं लिखूं क्या क्या? शाबाश, बीओडी की जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसके ऊपर ये फिदा रहमान क्या करेगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो चल रही है, ट्रांजैक्शन तो 9 नवंबर को एंटर हो चुकी है, बाद में उसके अब्बा जी ने शेयर एक्वायर किए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जिस दिन वो इंटरेस्टेड बन जाएगी वो उसके बाद आने वाली बीओडी मीटिंग के अंदर अपने इस, नहीं क्या मतलब, सॉरी टॉपिक, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब है वो तो एक नहीं, वो वाली बातें तो एक अलग चीज है ना कि मीटिंग कैसे इंटरेस्टेड, वो तो है इंटरेस्टेड डायरेक्टर नॉट टू वोट, वो तो सेक्शन ये है। हम से तो पूछा जा रहा है क्या डिस्क्लोजर देना है उसने, देखो ना वो कह रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएं। वो तो मीटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की कि भाई ये बंदा इंटरेस्टेड है, इसको वोट ना डालने दो, इसको मीटिंग में ना आने दो, वो तो कंपनी की रिस्पॉन्स। तो आपने थोड़ा सा समझना है इस बात को, वो पूछ रहा है हमसे फिदा रहमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात समझ आई? तो फिदा रहमान के केस में फिर क्या होगा, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में, आने वाली बोर्ड मीटिंग में वो डिस्क्लोज कर देगी कि जनाब मैं इंटरेस्टेड हूं। लेकिन अब मजेदार बात ये है यहां पे एक बात बताने वाली कि भाई ये तो आप डिस्क्लोज कर दोगे नेक्स्ट मीटिंग में, तो इसका मतलब है पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपने, अगर मैं सॉरी पहली बात करूं तो मैं यहां से जरा इसको करता हूं कि इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखूं कि आपने एक बात किया कि नेक्स्ट जो बीओडी की मीटिंग होगी ना नेक्स्ट, उसमें हम ये बात डिस्क्लोज कर देंगे, आपने एक ये पॉइंट डिस्कस किया। मैं कहता हूं कि एक और पॉइंट भी तो है, अब ये डिस्क्लोजर आपने दिया लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो 2 साल चलना है। तो हमने पढ़ा था कि अगर आपने जर्नल डिस्क्लोजर दिया हो तो वो 1 साल तक वैलिड रहता है, आपको दोबारा से रिन्यूअल डिस्क्लोजर देना होता है। तो बेटा रिन्यूअल की भी बात आप यहां पे करोगे, और फिर आप ये भी बताओगे कि फिदा रहमान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर वो स्टेप ले कि वो उस बंदे तक पहुंचे कि बीओडी को पता लग जाए कि ये इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, हर वो स्टेप्स लेगी। मेरी बात समझ आई है? तो ये एक क्वेश्चन था 6 मार्क्स का जो कि आप लोगों से पूछा गया, ठीक है, ये क्वेश्चन था जी 6 मार्क्स का जो आप लोगों से पूछा गया इस पर्टिकुलर इंटरेस्टेड डायरेक्टर। मैंने चैप्टर नंबर कौन से, चैप्टर नंबर 3 में से, जी जी नहीं सॉरी, बल्कि ओहो
ठीक ठीक ठीक, इंटरेस्ट के केस में हम वापस आ गए थे चैप्टर नंबर 10 पे। सॉरी जी, मेरी गलती, इट्स माय मिस्टेक। मैं चूँकि डायरेक्टर में घूम रहा हूँ इसलिए मैंने इसे ऑर्डिनेंस के हवाले, एक्ट के हवाले से आंसर कर दिया जी। कुछ दिमाग के ढक्कन स्क्रू ढीले हुए थोड़े से। जी जी, हाँ हाँ, उसी के साथ मैंने आखिर में लिख दिया, बिल्कुल आप उसके साथ मैच कर दें। मैं तो प्लानिंग करता हूँ ना, तो मैं रफली प्लानिंग कर देता हूँ ना कि भाई मैं क्या क्या बात लिखूंगा जी। यहां तक कोई बात जो ना समझ आई हो अब क्लियर? सो इसके साथ ही हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बेटे ख़त्म हो गई। हमने सितंबर का जो पेपर है ये अटेम्प्ट कर लिया। अब हमारा जो अगली ऑब्लिगेशन होगी, सॉरी मार्च का, सॉरी, और अब जो हमारी अगली ऑब्लिगेशन होगी दैट विल बी सितंबर पेपर, और अब हम वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है जी? तो बेटे आप जाके इसको एक दफ़ा, अब इसको एक दफ़ा रिवाइज़ करो आज के दिन में, ताकि रिवाइज़ करने से मुराद सिर्फ ये होगा कि आप जाके ये देखो, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें अभी आपको याद ना हो, लेकिन मकसद ये होना चाहिए कि क्लिक हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट को समझ के क्लिक कैसे करते हैं और उस पॉइंट तक कैसे पहुंचते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। मेरी बात समझ आई? चलो, अल्लाह ताला सबको सानिता फरमाए।